जब भी हम भारत में यूरोपीय शक्तियों की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले ब्रिटिश और पुर्तगालियों का नाम आता है ना? लेकिन एक और ताकत थी जिसने आकर व्यापार के सारे नियम ही बदल दिए। तो चलिए आज डच ईस्ट इंडिया कंपनी की उस कहानी को समझते हैं जिसे अक्सर भुला दिया जाता है। तो सवाल यह है कि आखिर दुनिया की पहली मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे वीओसी भी कहते हैं, उसने मसालों के व्यापार पर कब्जा करने की कोशिश कैसे की? ये सिर्फ कुछ व्यापारियों की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी कॉर्पोरेट पावर की कहानी है जिसके पास अपनी खुद की सेना थी, अपने किले थे और तो और अपने सिक्के भी थे। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? कहानी शुरू होती है मसालों की उस जबरदस्त मांग से जो डचों को पूरब की ओर खींच लाई। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये सब हुआ कितनी तेजी से। 1602 में कंपनी बनती है और सिर्फ 3 साल के अंदर भारत में उनकी पहली फैक्ट्री लग जाती है। और सुनिए, डच सरकार ने उन्हें युद्ध छेड़ने, संधियां करने और किले बनाने जैसे असाधारण अधिकार दिए थे। मतलब ये एक कंपनी कम और एक चलती फिरती सरकार ज्यादा लग रही थी। असल में वीओसी का मकसद सिर्फ मसालों के व्यापार में थोड़ा बहुत हिस्सा लेना नहीं था। नहीं, उनका लक्ष्य था इसे पूरी तरह से कंट्रोल करना, एक मोनोपोली बनाना। उस समय एशियाई समुद्री व्यापार पर पुर्तगालियों का दबदबा था। डचों के लिए वो सबसे बड़े दुश्मन थे। उनका प्लान एकदम सिंपल था, पुर्तगालियों को किसी भी कीमत पर बाहर करना और पूरे मसाला बाजार पर अपना कब्जा जमाना। और उन्होंने यही किया। एक एक करके पुर्तगालियों के सारे जरूरी ठिकानों पर कब्जा कर लिया। अम्बोइना से लेकर कोचीन तक उन्होंने इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों पर पुर्तगाली नेटवर्क को धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म कर दिया और अपना झंडा गाड़ दिया। लेकिन डचों की कामयाबी का असली सीक्रेट इंडोनेशिया में नहीं, बल्कि भारत में छिपा था। उन्होंने एक ऐसा जीनियस बिजनेस मॉडल बनाया जो भारत के सबसे मशहूर एक्सपोर्ट पर टिका था। ये 4 स्टेप का प्रोसेस ही उनका प्रॉफिट इंजन था। ये कितना स्मार्ट आइडिया था, सोचिए। वे यूरोप से सोना चांदी नहीं लाते थे, वो भारत से सूती कपड़ा खरीदते, उसे इंडोनेशिया ले जाते और कपड़े के बदले मसाले ले लेते। फिर उन मसालों को यूरोप में बेचकर जबरदस्त मुनाफा कमाते थे। कमाल का आइडिया था ये। उनका असर कितना गहरा था वो इस एक लाइन से समझ आता है। उन्होंने ही भारतीय कपड़ों को ग्लोबल मार्केट में एक मेन आइटम बना दिया, जिसका हमारी इकोनॉमी पर बहुत गहरा और लंबा असर पड़ा। जरा सोचिए, एक ट्रेडिंग कंपनी अपने खुद के सोने के सिक्के बना रही है। पुलिकट में उन्होंने सोने के पगोड़ा सिक्के ढाले और चिंसुरा में फोर्ट गुस्तावस जैसा मजबूत किला बनाया। ये कदम उनकी ताकत और उनकी आज़ादी का सिंबल थे। वो व्यापारियों की तरह नहीं, बल्कि शासकों की तरह काम कर रहे थे। लेकिन जाहिर है, जब कोई इतना पावरफुल हो जाता है तो कंपटीशन तो आता ही है। और जल्द ही मैदान में एक नया मजबूत खिलाड़ी उतरा जिसने डच दबदबे को सीधी चुनौती दी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब सीन बदलने वाला था। दर्शकों की जो ये बिजनेस राइवलरी थी ना, वो अब एक असली जंग में तब्दील होने वाली थी। बंगाल में हुगली के पास का मैदान एक ऐसी लड़ाई का गवाह बनने वाला था जो भारत में डचों का भविष्य तय करने वाली थी। और वो साल था 1759, बेदारा की लड़ाई का साल। ये तारीख भारतीय इतिहास में डचों के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। बस उस एक लड़ाई ने, बेदारा की लड़ाई ने, सारा खेल पलट दिया। अंग्रेजों की जीत ने डचों की हर उम्मीद पर पानी फेर दिया कि वो कभी भारत में सबसे बड़ी ताकत बन पाएंगे। और बस यहीं से शुरू हुई डचों के अंत की शुरुआत। भारत से उनका धीरे धीरे पतन और आखिरकार चले जाना। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? कई वजह थी। उनकी नेवी अंग्रेजों के सामने कमजोर पड़ गई, कंपनी के अधिकारियों में करप्शन बहुत बढ़ गया और कंपनी पर सरकार का सीधा कंट्रोल उसकी रफ्तार को धीमा कर रहा था। इन सब चीजों ने मिलकर उनके पतन की नींव रख दी। और फिर आया साल 1825, जब फाइनल डील हुई। एक संधि के तहत डचों ने भारत में अपनी बची खुची बस्तियां अंग्रेजों को दे दी और बदले में इंडोनेशिया में सुमात्रा द्वीप ले लिया। ये एक तरह से भारतीय बाजार से उनका ऑफिशियल एग्जिट था, ताकि वो इंडोनेशिया में अपनी ताकत और मजबूत कर सकें। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का 2 सदियों लंबा सफर एक कॉर्पोरेट फेलियर था, या फिर ये अपने ज्यादा मुनाफे वाले इंडोनेशियाई साम्राज्य को बचाने के लिए एक सोची समझी स्ट्रेटेजिक चाल थी? इस सवाल पर सोचना उनकी जटिल विरासत को समझने में काफी मदद करता है।